स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जियोग्राफी के बारे में अर्थात भूगोल के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि तारों का निर्माण कैसे होता है और भूगोल क्या होता है। ठीक, तो भूगोल ऐसा विषय है जिसमें आप पृथ्वी के वर्णन से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ी हुई चीज़ों का अध्ययन करते हैं, भूगोल कहलाता है। तो आपने तारे बनने की प्रक्रिया समझ ली थी। अब उसमें आपको ये बताया गया था कि अगले वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो यहाँ पर जैसे आप हेडिंग दे सकते हैं, यहाँ पर दिया गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है वो दिया था जर्मन के वैज्ञानिक जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंतियर। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी, और हिंदी में उसे हम जानते हैं विस्तृत ब्रह्मांड के विस्तार के नाम से विस्तृत ब्रह्मांड का सिद्धांत। ठीक, तो उन्होंने क्या बताया, तो ये उनकी केवल एक परिकल्पना है। ठीक, सिद्धांत और परिकल्पना में अंतर होता है। सिद्धांत क्या होता है कि यदि आपने कोई चीज़ कही और उसे आप प्रूफ कर देते हैं, ठीक, तो वो आपका सिद्धांत कहलाएगा। परिकल्पना का अर्थ होता है कि आपने केवल अनुमान लगाया है कि चीज़ें इस प्रकार से हुई होंगी। ठीक, और यदि उसी अनुमान पर चीज़ें चल रही हैं तब तक उसे क्या कहा जाएगा, परिकल्पना। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है वो एक परिकल्पना ही है। ठीक, तो बिग बैंग थ्योरी, इसमें ये बताया गया, उन्होंने ये कहा कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो कणों से मिलकर बना, मतलब कण से तो हर चीज़ मिलकर बनती है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ब्रह्मांड में जितने भी, यानी ये जो यूनिवर्स है, यानी बहुत सारे छोटे छोटे कण थे, वो जो आपस में एक जगह इकट्ठा, आकर्षण के कारण एक जगह एकत्रित होना प्रारंभ हुए। ठीक, ये वो कण है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि छोटे छोटे जो पार्टिकल है वो एक जगह क्या हो रहे हैं, केंद्रित हो रहे हैं, आकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो जब दो कण आपस में आएंगे, तो मैंने बताया था जब दो कण आपस में चिपकेंगे तो उनके बीच घर्षण होगा। घर्षण के कारण उसका टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, बढ़ेगा। मॉलिक्यूल्स की संख्या यानी कणों की संख्या में वृद्धि होगी तो उसका जो घनत्व है वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद आकार छोटा होता जाएगा, यानी घनत्व जब उसका बढ़ रहा है तो उस पर लगने वाला दाब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब टेम्परेचर बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया, दाब बढ़ गया, तो वो जो बिंदु था उसको नाम दिया गया विलक्षण बिंदु। ठीक, कि जहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स आकर के इकट्ठा हो रहे थे, कण एकत्रित हो रहे थे, उस बिंदु को नाम दिया गया विलक्षण बिंदु। और कहा गया कि तापमान अधिक होने के कारण, दाब अधिक होने के कारण, घनत्व अत्यधिक बढ़ जाने के कारण उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद वो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया, और उसी से क्या बना, हमारा ब्रह्मांड बना है। ठीक, जिससे पदार्थ का निर्माण हुआ, यानी गैलेक्सीज बनी आपकी। गैलेक्सी का मतलब आकाशगंगा, आपने देखा होगा, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, तारे होते हैं। ठीक, तो जो ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत है, विस्तृत ब्रह्मांड का जो सिद्धांत है वो दिया था किसने, खगोल शास्त्री थे जर्मन के जॉर्ज लेमेंतियर। उन्होंने ये बताया कि सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह एकत्रित हुए जिसके कारण तापमान बढ़ा, तापमान में वृद्धि होने के कारण घनत्व बढ़ा, घनत्व बढ़ने से दाब बढ़ा, और उसमें अचानक से विस्फोट हुआ और जो मैटर था, जो पदार्थ था, वो अलग अलग जगहों पर चला गया, जिससे पिंड बने। ठीक, यानी कि तारों का फॉर्मेशन, तारे नहीं, जैसे अलग अलग पिंड बने और आकाशगंगाएं बनी, इन सब का निर्माण हुआ। तो ये है सिद्धांत किसके, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। इसी को हम लोग मान करके चलते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड कर रहा है, यानी जो इसमें विस्फोट हुआ था उसके बाद से ही हमारा ब्रह्मांड क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी विस्तृत होता जा रहा है। अब बात ये कहेगी कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो फोर्स है जिसके कारण ये बढ़ रहा है, फिर एक समय के बाद ये जो फोर्स है वो न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और सारी चीज़ें वापस क्या आना प्रारंभ कर देंगी, और आते आते फिर आपस में चिपक जाएंगी और सब कुछ फिर नष्ट हो जाएगा। तो ये तो विस्तृत ब्रह्मांड का सिद्धांत है। और जब वापस सारी चीज़ें मिल करके नष्ट हो जाएंगी, उस घटना को कहा जाएगा सुपर क्रंच। ठीक, आगे देखिए, हमारा जो ब्रह्मांड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। या तो आपको उसमें गैलेक्सी देखने को मिलेगा, या तो स्पेस देखने को मिलेगा। यानी या तो खाली स्थान है बहुत सारा,
या तो क्या है, आकाश गंगाएं भरी हुई है। अब आकाश गंगा क्या होती है, आकाश गंगा की परिभाषा क्या है? तो देखिए, आकाश गंगा क्या होती है, तारों का जो समूह होता है उसी को हम कहते हैं आकाश गंगा। ठीक, यानी वह स्थान जहाँ पर बहुत सारे तारे पाए जाते हैं उस समूह को ही क्या, ताराओं का समूह ही क्या कहलाता है, आकाश गंगा कहलाती है। ठीक, आकाश गंगा के यदि भाग की बात करें कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो दो भाग होते हैं। एक दिया गया स्टार्स, या तो उसमें आपको तारे देखने को मिलेंगे या तो आपको डस्ट यानी धूल के कण देखने को मिलेंगे। तो जो तारे हैं, तारों की संख्या लगभग कितने परसेंट, 98%। यानी आकाश गंगा में 98% तारे पाए जाएंगे और 2% में धूल पाई जाएगी और कुछ गैसें पाई जाएंगी। ठीक, तो आकाश गंगा जो है हमारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड हमारा बहुत अभी भी विस्तृत होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, तो हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा की कुल संख्या जो है वो 100 अरब के आसपास है। यानी एग्जैक्ट 100 अरब है नहीं, क्योंकि हम तो एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनुमान लगाया गया है कि 100 अरब के आसपास क्या है, आकाश गंगाएं हैं। और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ठीक, तो ये हो गया आकाश गंगा के बारे में कि आकाश गंगा क्या है, जो तारों का समूह होता है उसी को हम कहते हैं आकाश गंगा। ठीक, वो आकाश गंगा में दो चीजें पाई जाएंगी, या तो तारे पाए जाएंगे या तो धूल के कण। अब आगे आते हैं आकाश गंगा के प्रकार के बारे में कि आकाश गंगाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आकाश गंगा होती है 3 प्रकार की। अब आइए आगे समझते हैं। देखिए, अब आकाश गंगा के प्रकार के बारे में समझ लीजिए। तो बताया गया कि तारों का जो समूह होता है उसके समूह को ही हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की आकाश गंगा कहते हैं अनियमित आकाश गंगा, दूसरी होती है दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगा, और जो तीसरी होती है वो होती है सर्पिलाकार आकाश गंगा। ठीक, अनियमित आकाश गंगा का मतलब क्या है कि उसमें जो स्टार है, जो तारे हैं, वो इधर उधर यहाँ जहाँ तहाँ यानी कहीं भी अव्यवस्थित रूप से रहते हैं। तो इस प्रकार की आकाश गंगा क्या कहते हैं, अनियमित आकाश गंगा कहा जाता है। और पूरे ब्रह्मांड में केवल 3% ही इस प्रकार की आकाश गंगाएं देखने को मिलती हैं। ठीक, तो आकाश गंगा के 3 प्रकार। पहला अनियमित आकाश गंगा। अनियमित आकाश गंगा क्या होती है, जिसमें तारे यहाँ वहाँ कहीं भी पाए जाते हैं, यानी तारे एक फिक्स पैटर्न पे नहीं होते, एक फिक्स संरचना में नहीं होते। तो इस प्रकार की आकाश गंगा कहते हैं अनियमित आकाश गंगा। दूसरे टाइप की जो आकाश गंगा है उसको कहा गया है दीर्घवृत्ताकार। ठीक, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्त क्या होता है, जैसे आपने अंडे का शेप देखा है, तरबूज का शेप देखा है, तो जो उसका शेप होता है उसी को कहते हैं दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्ताकार जो आकाश गंगा होती है उसमें जो तारे होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष पर या कक्षाओं पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। आप देख सकते हैं कि कक्षाएं बनी हुई हैं इस प्रकार की, और उन्हीं कक्षाओं में क्या है, तारों का फॉर्मेशन हुआ है, यानी तारे स्थित है या तारों का निर्माण चल रहा है। ठीक, तो इस प्रकार की आकाश गंगा कहलाती है दीर्घवृत्ताकार। और पूरे ब्रह्मांड में इस प्रकार की आकाश गंगा जो है वो 17% पाई जाती है। ठीक, तो पहला हो गया अनियमित आकाश गंगा, तारे कहीं भी पाए जाएंगे। दूसरा दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगा, यानी जो तारे हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष पे पाए जाएंगे। और तीसरा है सर्पिलाकार आकाश गंगा। देखिए इसका परसेंटेज कितना है, 80%। यानी ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो आकाश गंगा पाई जाती है वो क्या, किस प्रकार की होती है, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार का मतलब क्या होता है, सर्पिलाकार हिंदी में शब्द को समझने में दिक्कत हो सकती है, इंग्लिश में कहते हैं स्पाइरल। आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग की जो संरचना होती है, ठीक, स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से होती है ना, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, इस तरह से। तो स्पाइरल का मतलब यही होता है कि ये जो आकाश गंगा है वो स्पाइरल है, यानी तारों के एक परत ऐसी है, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, इस प्रकार से। यानी ये जो आकाश गंगा है कई परतों में मिलकर बनती है। ठीक, स्पाइरल होती है। तो स्पाइरल का मतलब इस प्रकार की उसकी संरचना हुई। ठीक, अब इस प्रकार की आकाश गंगा कुछ गुण होते हैं।
पहला कि कोई भी आकाश गंगा हो, यानी सभी के लिए है, तो इसमें कुछ स्पेशल क्यों है, क्योंकि अधिक संख्या इसकी है, तो इसलिए इसके बारे में पढ़ा जा रहा है कि जो इसका केंद्रीय भाग होता है, जैसे आप स्प्रिंग देखते हैं, स्प्रिंग का एक मिड पॉइंट होता है, एक मध्य बिंदु होता है ना, जो बीच वाला सिरा होता है, तो उसी तरह इसका जो बीच वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं बल्ज। ठीक, आकाश गंगा का बीच वाला भाग बल्ज कहलाता है। और बल्ज क्या होता है, केंद्रीय भाग होता है। और सबसे अधिक तारे कहाँ पाए जाते हैं, बल्ज में ही पाए जाते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि आकाश गंगा के कौन से भाग में तारों की संख्या अधिक होती है, तो केंद्रीय भाग में तारों की संख्या अधिक होती है, जिसे हम बल्ज के नाम से जानते हैं। और किस प्रकार के तारे पाए जाते हैं, यहाँ पर वह तारा जो वृद्ध हो चुका है, जिसकी उम्र कम हो चुकी है। मैंने आपको बताया था ना, तारों की एज कम होती है, जैसे जैसे उसके अंदर का फ्यूल खत्म होता जाएगा उनकी एज कम होती जाएगी। तो जो पुराने तारे होते हैं वो किधर की ओर जा रहे होते हैं, केंद्र की ओर। तो इसलिए केंद्र में तारों का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। और जो ब्लैक होल वगैरह होते हैं वो भी कहाँ की साइड पाए जाते हैं, केंद्र की ओर। और जो ये आप साइड्स देख रहे हैं, जो किनारे देख रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं घूर्णन भुजाएं। जो आप ये भुजाएं देख रहे हैं जिस पर तारे उपस्थित हैं, उसको हम कहते हैं घूर्णन भुजाएं। और घूर्णन भुजाओं पर तारों की संख्या कम होती है। तो किसी भी आकाश गंगा में जो केंद्रीय भाग होता है, जिसे हम बल्ज कहते हैं, वहाँ पर तारों की संख्या अधिक होती है। और वहाँ पर तारों की संख्या अधिक क्यों होती है, क्योंकि जितने सभी पुराने तारे होते हैं वो केंद्र की ओर जा रहे होते हैं, और ब्लैक होल वगैरह भी कहाँ की ओर पाए जाते हैं, केंद्र की ओर। और जितने नए तारे होते हैं उनका फॉर्मेशन, उनका जो निर्माण होता है वो कहाँ की ओर होता, कहाँ पर होता है, आकाश गंगा के किनारे पर, यानी जो बाहरी भुजा होती है जिसे हम घूर्णन भुजा कहते हैं, वहाँ पर नए तारे पाए जाते हैं। अर्थात जो हमारा सूर्य है उसकी भी आयु अभी आधी हुई है, अर्थात अभी नया ही माना जाएगा, क्योंकि अभी 5 अरब लगभग पुराना हो चुका है हमारा सूर्य। अभी 5 अरब वर्ष और चलेगा। ठीक, तो 5 अरब वर्ष बहुत है। तो हमारा सूरज भी क्या होगा, यहीं कहीं पर स्थित होगा, क्योंकि हमारी जो अपनी खुद की आकाशगंगा है वो भी किस प्रकार की है, स्पाइरल है। ठीक, सर्पिलाकार है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आकाशगंगा के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अनियमित आकाशगंगा, जिसमें तारे कहीं भी व्यवस्थित होते हैं, कहीं भी पाए जाते हैं। दीर्घवृत्ताकार जो आकाशगंगा होती है उसमें जो तारे होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष पर पाए जाते हैं। जो सर्पिलाकार आकाशगंगा होती है वो स्पाइरल होती है, केंद्र में तारों की संख्या अधिक होती है, भुजाओं पर तारों की संख्या कम होती है। ठीक, अब आगे देखिए, जब यानी ताराओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। यदि आकाश गंगा के समूह को ले लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे। ठीक, तो देखिए, जब कोई भी व्यक्ति हमारा करीबी होता है तो उसे हम कोई विशेष नाम देते हैं। जैसे तारे तो बहुत सारे आकाश में आपको दिखते हैं, मगर पृथ्वी के सापेक्ष जो सबसे करीबी तारा है उसको हमने नाम दिया है सूरज। ठीक है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। तो तारे बहुत सारे आसमान में हैं, परंतु जो आपका नज़दीकी होता है, जो करीबी होता है, उसे आप कोई विशेष नाम देते हैं। तो सूरज भी क्या है, एक तारा है, तो हमने उसे एक नाम दे रखा है सूर्य का। तो उसी तरह बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, और हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा को हमने एक विशेष नाम दे रखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी। तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। ठीक, और इंग्लिश में उसे कहते हैं मिल्की वे, और हिंदी में दुग्ध मेखला। तो दो नाम हो जाते हैं, इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है इसलिए उसका हिंदी अनुवाद दुग्ध मेखला होता है, नहीं तो ऐसे उसको क्या कहा जाता है, मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। ठीक, अब बात आती है पड़ोसियों की। ठीक, कि हम हैं तो हमारे पड़ोसी कौन है, यानी हमारे सबसे करीब कौन है। तो ये जो आकाश गंगा है हमारी दुग्ध मेखला, इसकी जो सबसे करीबी दूसरी आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, देवयानी। ठीक, जो दूसरी करीबी आकाश गंगा है हमारी आकाश गंगा की, उसका नाम क्या है, देवयानी। और हमारी आकाश गंगा से दूसरी जो सबसे नज़दीक आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है NGC N33।
ठीक, तो पहली सबसे नज़दीकी आकाशगंगा हमारी है मंदाकिनी देवयानी। ठीक, और जो दूसरी है वो है NGC M33। ठीक, तो जब 3 आकाश गंगाओं के समूह को आपस में ले लिया जाता है एक साथ, ठीक, एक अपनी हो गई मंदाकिनी, देवयानी और NGC M33, यदि इन तीनों के ग्रुप को ले लिया जाए तो 3 आकाश गंगाओं का समूह जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सुपर क्लस्टर। ठीक, इंग्लिश में क्या कहलाता है? सुपर क्लस्टर, और हिंदी में हम उसे कहते हैं सरस्वती। ठीक, तो आकाश गंगाओं का 3 आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है? सुपर क्लस्टर कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति और आकाश गंगा से संबंधित सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करें, अगले वीडियो में उस चीज़ पर बात की जाएगी और उसको और विस्तृत करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।